फिर सेकेंडरी कार्निवोर, फिर किस में जाएगा, डिकम्पोजर में, और फिर उसके बाद किस में आएगा, प्लांट में आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। अब इकोसिस्टम के अंतर्गत हम पॉन्ड इकोसिस्टम यानी तालाब पारिस्थितिक तंत्र को समझेंगे। तालाब पारितंत्र में भी बायोटिक और एबायोटिक सभी कंपोनेंट मौजूद है। इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर है तालाब में विभिन्न प्रकार के शैवाल हो सकते हैं, टेरिडोफाइट हो सकते हैं और ब्रायोफाइट के पौधे हो सकते हैं जो सन से, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करेंगे, मंड का निर्माण करेंगे और इनको फिर जो उपभोक्ता होंगे, उत्पादक में ये जलीय पौधे होंगे और इन उत्पादकों में जो उपभोक्ता होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। जैसे शाकाहारी होंगे, जैसे एल्गी में बहुत सारी छोटी मछलियां, वो एल्गी में क्या होती है, निर्भर होती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाएगी उसकी उत्पादक की प्रथम श्रेणी की शाकाहारी होंगे। इसके बाद जो उन शाकाहारी में यानी छोटी मछली में जो निर्भर होगी उसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में ये क्या करेंगे, ये छोटी मछली फिर क्या करेगी, बड़ी मछली जो होगी वो तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता कहलाएगी, क्योंकि जो ये बड़ी मछलियां हैं ये छोटी मछलियों का भक्षण करती है। तो इस प्रकार से प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो शाकाहारी कहलाएंगे, द्वितीय को मांसाहारी कहेंगे और तृतीय को उच्च श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। इसके बाद इसमें एबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे और इसमें अपघटक भी होंगे। अपघटक माने जितने भी इन जो प्राइमरी उपभोक्ता द्वितीय सेकेंडरी तृतीय श्रेणी के हैं ये सब इनका क्या करेंगे, जो डिकम्पोजर होंगे, जो इनका डेड मेटल होगा वो क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करके अपघटक विभिन्न प्रकार की, यहाँ पे एल्गी हो सकती है, फंजाई हो सकती है, ये क्या करेंगे, इनको डिकम्पोज करके यानी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को सरल अवयवों में बदल करके इनको डिकम्पोज कर देंगे और ये डिकम्पोज होकर के फिर ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रिएंट का काम भी करेंगे, अर्थात यानी एबायोटिक कंपोनेंट का कार्य करेंगे। और ये एबायोटिक कंपोनेंट फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो जलीय जीव होंगे, जो जलीय पौधे होंगे उसमें न्यूट्रिएंट का काम करेंगे और न्यूट्रिएंट का काम करके ये फिर पुनः जो है ये एक चक्रण का कार्य करेंगे। तो इस पॉन्ड इकोसिस्टम के माध्यम से हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंटों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं फूड चेन की। फूड चेन का मतलब हो गया यह खाद्य की उत्पादक से उपभोक्ता के ऊर्जा का एक जो ऊर्जा का जो बहुत प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, इसको हम फूड चेन कहते हैं। अर्थात एक छोटी छोटी श्रृंखला के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे माना ये क्या है, प्लांट है। प्लांट क्या है, ये उत्पादक है और उत्पादक इस प्लांट को किसने खाया, ये जो है बकरी ने इसको खाया, तो ये क्या कहलाएगी, ये प्लांट उत्पादक है, ये बकरी यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता भी कौन सी है, शाकाहारी है। और शाकाहारी के बाद ये जो टाइगर है यानी बाघ है ये क्या है, मांसाहारी है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक प्रकार का ये एनर्जी का खाद्य की एक श्रृंखला बनाएंगे और इसको हम एक जो है उसके माध्यम से भी समझा सकते हैं, इसको जो है बायो पिरामिड के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लांट है, इनकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी। इनकी संख्या अधिक होगी तो ये क्या करेंगे, इन जो उत्पादक होंगे उनकी संख्या थोड़ा कम होगी और जो मांसाहारी होंगे उनकी संख्या और कम होगी। क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लांट की संख्या कम करेंगे तो प्लांट की संख्या कम करने पर क्या हो जाएगा, ये शाकाहारी जीवित नहीं रह पाएंगे और इनकी संख्या अगर ज्यादा होगी तो ये भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारा जो एक इकोसिस्टम क्या है, इसमें एक
क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बायो पिरामिड के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि जो हमारे जो प्लांट है, उत्पादक है, उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट क्या करेंगे, सूर्य से, सन से क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, और ये एनर्जी फिर क्या आएंगे, शाकाहारी लेंगे, शाकाहारी के बाद मांसाहारी लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फूड चेन में यानी छोटी छोटी श्रृंखलाओं से भोजन के रूप में एनर्जी का उत्पादक से और उपभोक्ता तक के ऊर्जा के प्रवाह को हम फूड चेन कहते हैं। इसके बाद है फूड वेब, जिसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि कई फूड चेन मिलकर के फूड वेब का निर्माण करती है। जैसे कि फूड वेब को क्या खाद्य जाल कहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी फूड चेन से मिलकर के फूड वेब का निर्माण होता है। कि जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे मानो जो है ग्रास है, ग्रास को किसने, ग्रास पर कौन निर्भर है, फ्रॉग पे कौन निर्भर है, ग्रासहोपर। फिर फ्रॉग किसको खाता है कि ग्रासहोपर को, और ग्रासहोपर को कौन खाएगा, फ्रॉग। फिर फ्रॉग को स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। तो इस तरह से कई फूड चेन मिलकर के फूड जाल का निर्माण करती है। इसी प्रकार से अगर हम बायोमास की दृष्टि से अगर हम जो है पिरामिड को देखें, तो ये देखा गया है कि जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, और उत्पादकों के बाद जो शाकाहारी है उनकी संख्या फिर कम हो जाती है, और शाकाहारी के बाद जो मांसाहारी है उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती है, और इस प्रकार जो सर्वाहारी है उनकी संख्या और कम हो जाती है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर पादप में ऊर्जा भी जो है, पिरामिड जो सीधा बनता है तो ऊर्जा भी जो है प्लांट में ज्यादा उत्पन्न होती है, शाकाहारी के बाद वो ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो जाती है, घटती जाती है, और सर्वाहारी के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम में बायोटिक, एबायोटिक और अपघटनकर्ता सारे को मिलकर के एक क्या है, एक तंत्र का निर्माण होता है। अगर एक भी सिस्टम अगर क्या हो जाए, अगर अनियमित हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम ही क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। इकोसिस्टम को हम कई रूपों में ले सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया था कि पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये इकोसिस्टम को हम छोटे छोटे कई भागों में इसको बांट सकते हैं, और इस तरह से इकोसिस्टम में छोटे छोटे इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट सारे विद्यमान होते हैं।